बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानी के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खुशबाश होंगे, शादबाद होंगे और मुतमईन होंगे अपनी ज़िंदगियों में। आज एक नया नावल शुरू करते हैं। इसका नाम है डे जाओ। ये एहसास कि जो वक्त आप पर अभी बीत रहा है आप इससे पहले भी गुजर चुके हैं, डे जाओ कहलाता है। वो गर्म रात अपने दिन से कहीं बेहतर थी। दिन में पंखे की हवा भी जैसे लू के थपेड़े दे रही थी। रात में वो हवा ठहर रही थी और जल्द में जज्ब हो रही थी। वीरान दरख्तों में छुपा वो 2 कमरों का गेस्ट हाउस आखिरकार आबाद हो गया था। वो मकान खुशादा था, खुश रंग था, मगर अपने मकीनों की तरह खामोश और उदास भी था। 3 दिन गुजर जाने के बावजूद वो दोरो दीवार अब तक अनजान थे कि इनमें कौन आ बसा है। दीवार पर लगी घड़ी की बैटरी बदल चुकी थी। अब वहाँ टिक टिक की आवाज़ आती थी। पंखा भी गिरगिराता हुआ चलता था। ज़मीन भी कदमों का लम्स महसूस करती थी। मगर इंसानी आवाज़ सुनने को बेजान घर अब भी तरस गया था। सुबह चूल्हे के पास चिमटा गिर गया था जिसकी आवाज़ को दीवारों ने हाथों हाथ ले लिया था। उसकी गूंज रात के इस पहर भी आ रही थी जब बीवी हाथ का तकिया बनाए मुंह फेरे लेटी थी और शौहर लैंप की रोशनी में अखबार पढ़ रहा था जो 15 मिनट बाद बासी होने वाला था। कसम भी उठा ली जाती तो कोई ना मानता कि इस घर का मकीन एक नौब्याहता शादीशुदा जोड़ा है। इनके बीच हायल अनदेखी दीवारें कितनी ठोस थीं जिन्हें निकाह जैसे मजबूत रिश्ता भी गिरा नहीं सकता था। ऐसा नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे से नाराज थे। उन्हें शिकवा था तो हालात से था, ना ही वो एक दूसरे से नफरत करते थे, मगर बदकिस्मती से वो एक दूसरे से मोहब्बत भी नहीं करते थे। मोहब्बत के रास्ते में 2 ही चीज़ें हायल होती हैं। अव्वल एक दूसरे से बिल्कुल अनजान होना और दोम एक दूसरे को ज़रूरत से ज़्यादा जान लेना। वो दोनों पहली बार मिले थे तो एक दूसरे से मुकम्मल अनजान थे, इसलिए मोहब्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और अब वो एक दूसरे को ज़रूरत से ज़्यादा जान गए थे, इसलिए मोहब्बत अपना जादू चलाने से कासिर थी। फिर अचानक लड़की ने करवट ली और अपना हाथ बढ़ाकर अपने शौहर के गाल पर रख दिया। न जाने से क्या हुआ था। वो जो समझते थे कि कभी एक दूसरे की नज़रों का ताब नहीं ला सकेंगे, एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। इससे पहले कि वो मज़ीद जुम्बिश करते, मंजर घुल गया। वो मकान, वो वीराना, वो चिमटे की गूंज जैसे हवा में तहलील हो गई। वो अपने कमरे में बेड पर बैठी थी और बिल्कुल अकेली थी। उसका एक हाथ अपने बालों में था और दूसरे में फ़ोन था। ये मुमकिन नहीं था कि उसने ख्वाब देखा हो। वो तो पूरी तरह से जाग रही थी। फिर यह वक्त का कैसा चक्कर था जो उसके दिल और दिमाग को सैर करवा कर लाया था। दिल की धड़कन गवाह थी कि कुछ तो हुआ था, मगर क्या? पहला लेक्चर हिस्ट्री का था और रूटीन से ज़्यादा अच्छा गुजरा था। मैडम बानो ने अंग्रेज़ी की टांग तोड़ने के बजाय उर्दू में बादशाहों के किस्से सुनाए थे। उन पर तबसरा करते हुए क्लास खुद भी लूट पूट हुई थी। उधेड़ उम्र टीचर्स के पास इल्म का ख़जाना होता है। अगर नई पॉलिसियों के बायस उनको अंग्रेज़ी में लेक्चर देने का पाबंद ना किया जाए तो वो उस ज़ुबान में बोलें जिसमें वो सोचती हैं। हर लेक्चर ऐसा ही शानदार हो, नवीरा ने सोचा। फिर एक मायूस निगाह दरवाजे की तरफ उठाई। सुंदस अब तक नहीं आई थी। वो होती तो ये लेक्चर कितना एंजॉय करती। नवीरा एक मजबूत लड़की थी, जिम्मेदारियां निभाने वाली, काम में मगन इंसान पर लोगों को कठोर होने का गुमान होता है, उस पर भी होता था। इस गुमान को गैर इरादी तौर पर बढ़ावा दिया करती थी उसकी बेस्ट फ्रेंड सुंदस। वो तो जज्बात पूरों में बसा कर फिरती थी। हर वक्त हंसती थी या कोई तबसरा कर रही होती थी। वो दुखी होती या एक्साइटेड, उसके 500 मीटर दूर तक हर शख्स को उसके मूड का इल्म रहता था। उसकी जलतरंग पर्सनैलिटी के आगे नवीरा का पढ़ाकू, खामोश और सोबर लगना फितरी था। सुंदस दुनिया को बताती फिरती थी कि नवीरा उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी जान है। नवीरा कभी अपनी दोस्ती का ऐलान नहीं करती थी, लेकिन गौर करने वाले देख सकते थे कि वो जब भी कॉलेज में आती थी अपने साथ वाली कुर्सी पर बैग रखकर उसे सुंदस के लिए महफूज कर लेती थी। लेक्चर ख़त्म हो गया था। सुंदस न जाने कहाँ रह गई थी। इससे अगला लेक्चर करंट अफेयर्स का था। नवीरा ने अगला सारा रास्ता सुंदस को फ़ोन मिलाते हुए गुजारा।
सुंदस फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। उसकी रात तकते अगला लेक्चर भी शुरू हो गया। लेक्चर शुरू होते ही नवीरा ने रजिस्टर पर कलम घसीटना शुरू कर दिया। वो जिस स्पीड से नोट्स लेती थी उससे दुगनी स्पीड से इम्तिहान से पहले सबको बांट भी देती थी। वो कलम घसीटने में मगन थी जब क्लास के बाहर खिड़की से खरगोश की तरह एक गर्दन नमूदार हुई। इस गर्दन ने श करके नवीरा को मुखातिब करना चाहा, मगर नवीरा को मतवज्जो ना पाकर वो गर्दन दोबारा खिड़की से नीचे हो गई। जंगें आजकल ज़मीन पर नहीं होती, स्टॉक मार्केट और बैंकों में होती हैं। मुनाफे की जंगें, करेंसी वॉर, किसी मुल्क की करेंसी ऊपर है, आज की सबसे बड़ी जंग है। टीचर ने बहुत ड्रामाई अंदाज में बताया, आपकी वो गर्दन अगली खिड़की से नमूदार हुई थी। सुंदस, ये तुम हो? सबसे पहले टीचर ने ही देखा था। जितनी देर में बाकी क्लास मुड़कर सुंदस की गर्दन खिड़की से नीचे जाकर दौड़ लगा चुकी थी। मैंने आज कोई क्लास नहीं लेनी, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आई हूँ। नवीरा क्लास से निकली थी कि सुंदस ने उसका बाजू पकड़ लिया। लेकिन मेरी अगली क्लास में मेरा टेस्ट है। नवीरा बेचैनी से वक्त देख रही थी। अगली क्लास का वक्त शुरू हो गया था। मेरी बात बहुत अहम है, मैं कल सारी रात नहीं सोई हूँ, हमें तो समझ ही नहीं सकती है, वो रवानी से बोल रही थी। क्लास के बाद ग्राउंड में मिलते हैं। नवीरा ने अपने बाजू पर जमा सुंदस का हाथ आराम से हटाया। सुंदस के अल्फाज खो गए। उसे तो लगा था नवीरा सब छोड़ छाड़ कर उसकी बातें सुनने बैठ जाएगी, मगर उसके देखते ही देखते नवीरा भागकर गायब होगी। उसकी ज़िंदगी का फैसला होना था, उसका रिश्ता आया था। अम्मी अब्बू चट मंगनी पट ब्याह के मूड में थे तो क्या उसका मसला था? नवीरा को क्या पड़ती थी? वो आमने सामने बैठकर अपनी सहेली से डिस्कस करना चाहती थी तो ये भी तो उसी का मसला था, नवीरा का नहीं। शाम को लड़के वालों ने आना था, फिर भी वो बहाना बनाकर कॉलेज आई थी ताकि नवीरा से खुलकर बात हो सके, लेकिन उसके लिए टेस्ट अहम था। तो सही है। सुंदर्स ने सर झुकाकर वापसी की राह ली। वैसे तो वो बस में आती थी, मगर अब दिल इतना उचाट हो गया कि वो सोच रही थी कि रिक्शा पकड़कर घर चली जाए। गेट के पास लगे बेंचों में से एक पर बैठकर उसने बाल बांधे और दुपट्टा खोलकर सर पर लिया। मैंने तुम्हें ग्राउंड में जाने के लिए कहा था। नवीरा हाँपती हुई दौड़ कर आई थी और उसकी आवाज़ सुनते ही सुंदस का हर गम दूर हो गया। तुम्हारी तो क्लास थी। सुंदस ने मुंह बनाया। मैंने टेस्ट करते मैडम को कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं और मैं बाहर आ गई। नवीरा ने उसके पहलू में बैठकर दिल पर हाथ रखा। उसके लिए बहाना करना भी कबीरा गुनाह था और बहाना वो अपने लिए कभी नहीं करती थी, मगर सुंदस के लिए तो सब जायज़ था। अब बताओ, ऐसी क्या ज़रूरी बात थी? नवीरा ने पूछा। मेरी खाला की जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उनके भांजे का रिश्ता आया है, सुंदस ने बताना शुरू किया। वो अगले 2 घंटे वही बैठी रही। सुंदस के ख्यालात कभी सीधी चाल नहीं चलते थे। वो बातों में भी डाल डाल घूमती, कभी एक किस्से पर आती तो कभी दूसरे पर भटक जाती। अच्छा खासा वक्त गुजारने पर याद आता कि बात शुरू कहाँ से हुई थी। ऐसी ही बातें करते हुए वक्त गुजर गया। सुंदस का अच्छा खासा कैथारसिस हो गया। दूसरों की क्लासेस ख़त्म होने लगी तो बेंच लड़कियों से भरने लगे। अब शाम में चक्कर लगा रहे हैं, देखो क्या फ़ैसला होता है, सुंदस ने कहानी का दी एंड करते हुए कहा। लड़के के नाखून ज़रूर देखना, इससे नफासत का इल्म होता है, नवीरा ने मशवरा दिया। मेरी बस आ गई, उसने कहा। वो दोनों बैग लेकर उठ खड़ी हुई। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। कहाँ स्टॉप रुकोगी? नवीरा ने पेशकश की, जबकि सुंदस का घर उसके घर से बिल्कुल मुखालिफ सिमत में था। अरे हाँ, तुमने लड़के का नाम तो बताया ही नहीं, नवीरा ने पूछा, लेकिन तब तक सुंदस गाड़ी में बैठ चुकी थी। आज़म सुहेल, कैसा 16वीं सदी का नाम है, सुंदस ने एलानिया कहा। वो बुक शॉप पर रुके थे। नवीरा को चंद किताबें लेनी थी। नवीरा हस्बे मामूल खामोश थी, मगर सुंदस की जुबान को तो पर लगे हुए थे। पढ़ाई कितनी मॉडर्न है, बायोमेडिकल इंजीनियर। किसी को बताओ तो पल्ले ही ना पड़े, और नाम इस कदर दकियानुसी। सुंदस किताबों के रैक से टेक लगाते हुए बोले जा रही थी। वहाँ और भी लोग किताबें देख रहे थे। दुकानदार के तो कान खड़े नजर आ रहे थे, मगर सुंदस को कहाँ किसी की परवाह थी। सिर्फ दकियानुसी नहीं है, काफ़ी जल्लादी सिफात भी हैं, सिकंदर आज़म, मुगल आज़म वगैरह वगैरह। नवीरा ने 2 किताबें निकाली और सुंदस को पकड़ाई। बदतमीज़, मैं पहले ही बहुत डरी हुई हूँ, सुंदस ने झिरझिरी ली। इंजीनियर है और इंजीनियर के पास सब मसलों का हल होता है, नवीरा ने कहा।
میں نے تو سنا ہے انجینئرس کے پاس مسئلے ہی نہیں ہوتے, وہ تو خود مسئلے کھڑے کر لیتے ہیں. کہیں یہ اعظم سہیل سنکی نہ ہو. سندس نے ہاتھ میں پکڑی کتابوں کو سینے سے لگایا. تھوڑا سنکی ہونا تو ضروری ہے نا, ورنہ تمہارے ساتھ گزارا کیسا کرے گا؟ نویرا نے چھیڑتے ہوئے اس کو کندھا مارا اور اگلے ریک کی طرف چلی گئی. اعظم سہیل. سندس نے منہ میں ہوا بھر کر نام ادا کیا جس سے وہ ضرورت سے زیادہ وزنی معلوم ہو رہا تھا. سندس بھی نویرا کے پیچھے جانے کے لیے مڑی تو سامنے ایک کالی ٹی شرٹ والا لڑکا کھڑا تھا اور موٹی موٹی سیاسی کتابیں دیکھ رہا تھا. ایکسکیوز می, آپ کے پاس بورڈ مارکر ہے؟ سندس نے لڑکے سے پوچھا. لڑکے نے جواب میں چند لمحے گھورا, پھر کندھے اچکائے. میں کسٹمر ہوں. شیلف کے پیچھے چھپی نویرا ہنستی. آئی ایم سوری. سندس نے کان کے پیچھے بال کیا اور خود بھی نویرا کے پاس چلی گئی. اس اعظم سہیل نے ابھی سے تمہارا دماغ گھمانا شروع کر دیا ہے. نویرا اب بھی ہنس رہی تھی. اعظم سہیل کی تو ایسی کی تیسی, موٹے چشمے والا ہوگا, تیل لگا کر بیچ میں مانگ نکالتا ہوگا, اٹک اٹک کر بولتا ہوگا اور تمہاری طرح فلسفہ پڑھتا ہوگا. سندس نے کسی غیبی امداد کے لیے چھت کو دیکھا. اچھا نہ لگے تو اسے تیموری خون کو معاف کر دینا نا, ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ اس تیموری خون کو منع کر دینا نا, ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ نویرا نے 2 کتابیں اس کو پکڑائی. اور اگر اچھا لگ گیا تو؟ سندس کتابوں پر تھوڑی ٹکا کر مسکرائی. بس پھر اکبر اعظم کی جودہ بن جانا, سادہ سا معاملہ ہے. نویرا نے پھر تاریخی استعارہ استعمال کیا. اب چلو بھی دیر ہو رہی ہے. سندس غصہ ہوئی. ہاں ہاں چلو, نویرا نے بے دلی سے کہا. اس کی نظریں ابھی بک شیلف کا طواف کر رہی تھی. کالی ٹی شرٹ والا لڑکا بل کروانے کے لیے بھڑ رہا تھا. ہمیں جلدی جانا ہے, ہم پہلے کروا لیں. سندس نے اس کا راستہ کاٹا. شور. لڑکا پیچھے ہو گیا. او مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی, نویرا کہہ کر آدھے رستے سے ہی مڑ گئی. اب کالی ٹی شرٹ والا لڑکا اور دکاندار دونوں سندس کو گھور رہے تھے. وہ جو اتنی دیر سے اپنے لیے آنے والے رشتے پر تبصرہ کر رہی تھی اب شرمندہ ہو رہی تھی. آپ پہلے کروا لیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, سندس نے کہا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے 2 انگلیوں سے کتابوں پر ڈھول بجانے لگی. مجھے اس رائٹر کی دوسری کتاب بھی چاہیے, لڑکے نے کہا. یہ اگلے ہفتے تک آ جائے گی, آپ نمبر لکھوا دیں. دکاندار نے لڑکے کا نمبر نوٹ کیا. سندس آدھے گھنٹے میں پہلی بار خاموش ہوئی تھی. آپ کا نام؟ دکاندار نے پوچھا. اعظم سہیل. لڑکے کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. کیا؟ دکاندار تقریباً چلایا. لڑکے نے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں ہونٹوں پر رکھ کر ہنسی روکی. سندس بھی جھٹکے سے پلٹی. اسے لگا وہ لڑکا اس کا مذاق اڑا رہے. AZAM اعظم. اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا کارڈ نکالا اور کاؤنٹر پر رکھا. سندس کی ہوائیاں اڑ گئیں. وہ پچھلے 30 منٹ سے پوری دکان میں اس کے نام کی گردان کرتی پھر رہی تھی اور وہ سن رہا تھا. اس کے بازو سے جان نکلی تھی اور دھڑ 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 کر کے ایک کے بعد ایک 4 کتابیں اس کے قدموں میں گر گئی. وہ ونک اس کو دیکھ رہی تھی. وہ 26-27 سال کا دراز قد آدمی تھا. آنکھوں پر کوئی چشمہ نہیں تھا, رنگ صاف تھا اور ہلکی بڑی شیو والے چہرے پر شرارت ناچ رہی تھی. وہ آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. جب زندگی کہانی لکھنے پر آتی ہے تو چونکا دیتی ہے. اعظم کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ غصہ نہیں تھا بلکہ اس اوٹ پٹانگ ملاقات سے محسوس ہوا تھا. سندس کی جان میں جان آئی. پھر اس نے نظریں جھکا لی. وہ کیا محسوس کرتا ہے اس پر ابھی سے اثر انداز ہونے لگا تھا. اعظم آگے بڑھا اور کتابیں اٹھانے لگا. پھر اس نے اٹھ کر کتاب میں سندس کو پکڑانی چاہی مگر سندس سے ہلا ہی نہیں گیا. آپ قائد اعظم کو بھول گئی ہیں شاید, میں ان کا بھی ہم نام ہوں, اس نے شرارت سے کہا اور کتابیں کاؤنٹر پر رکھ دیں. وہ اسے مزید دیکھے گیا تب تک جب تک دیکھنا شرافت کے زمرے میں تھا. پھر اس نے اپنی خریداری کا شاپر اٹھا لیا. پھر ملتے ہیں شام کو. وہ سرگوشی کرتے ہوئے باہر نکل گیا. سندس کا منہ کھلا تھا. دکاندار کی پوری بتیسی باہر تھی. نویرا شیلف کی اوٹ میں کتابوں سے چپکی کھڑی تھی اور یہ سارا منظر وہ دیکھ چکی تھی. میں نے نویرا کی منت کی تھی کہ وہ بھی آ جائے, مجھے حوصلہ ہو جاتا. سندس چٹپٹے پیکٹ والے پاپڑ کھاتے ہوئے بتا رہی تھی. اعظم سے جس قسم کی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد ٹینشن بھی بے تحاشا تھی. ٹی وی لگا ہوا تھا. دوپہر کا کھانا وہ لازمی ٹی وی کے ساتھ ہی کھاتی تھی. اس کی امی نے گلا صاف کیا. پہلے جب کوئی رشتہ دیکھنے آتا تھا تو خاندان کی ہر ہم عمر لڑکی چھپا لی جاتی تھی اور تم جھلی نویرا کو دعوت دے رہی تھی. شکر ہے کہ اس نے عقل کر لی. امی نے الٹے ہاتھ کی چپٹ لگائی اور اٹھ کھڑی ہوئی.
मालूम नहीं आजम और इसके घर वाले क्या सोच रहे होंगे। सुंदस ने परेशान होकर पापड़ों की एक और मुट्ठी भरी। ये पापड़ खाना बंद करें, मुंह से मसाले की बू आएगी, उसकी छोटी बहन इफ्रा ने बड़ी बूढ़ियों की तरह कहा। इस हिजान के घोड़े को काबू करने का कोई और तरीका है तो बता दो। सुंदस ने पैकेट को साइड पर रखा। खबरनामा सुन लें, आपको एहसास हो जाएगा कि आपके मसले से बड़े बड़े मसले हैं इस दुनिया में। इफ्रा ने रिपोर्ट से टीवी का चैनल बदला। कैसी बहन हो तुम, नवीरा होती ना तो खूब तसल्ली देती। सुंदस ने याद किया। अफसोस, बहुत अफसोस, आपकी इकलौते जेठ की शादी हो चुकी है, वरना आप नवीरा को भी साथ ले जाती। उसके बगैर आपका गुजारा कैसे होगा वैसे। बकवास बंद करो और सुनो। सुंदस का दिल किया सुबह होने वाला सारा वाकया उसे बता दे, मगर इस वाकये से वो खुद नाकर्दा गुनाह की तरह मुंह फेरे बैठी थी। इफ्रा को कैसे बता देती। इफ्रा पटर पटर देखते हुए उसकी अगली बात की मुंतजिर थी। वैसे कैसे मालूम होता है कि कोई हमारे लिए सही है। सुंदस ने कहा। वो जानती थी कि वो लड़के से मिलकर घूम फिर कर उसका मिजाज नहीं परख सकती थी, ना ही वो ऐसा चाहती थी, मगर समुंदर के कतरों के मानिद हर तरफ इंसान बिखरे थे। कौन सा आपके लिए मुनासिब है कैसे मालूम हो। ऐसी बातें तब सोचते हैं जब रास्ते में नाहमवारी हो, कोई गड़े हो, कोई तसादुम हो और इन सब को पार करना हो, या बात बात पर अपना दिल मारना पड़ रहा हो, जब माँ बाप की खुशी शामिल हो, लड़का शरीफ हो, मिजाज मिलता हो, अपना भी घर बसाने का दिल चाह रहा हो और बाकी तमाम दुनिया भी निकाह की बिद खाने की मुंतजिर हो, तो इसका मतलब है सब ठीक है और सही सिमत जा रहा है। इफ्रा ने दोनों हाथों से उसके मोटे गालों की चुटकियां भरी। फिर भी फैसला करने में मुश्किल हो तो ये देख लेना, क्या वो आपको हंसा सकता है। रुलाने वाले तो मिल ही जाते हैं, हंसाने वाला ढूंढना चाहिए। इफ्रा ने फलसफा झाड़ा और फिर टीवी देखने लगी। दिल के बेलगाम घोड़े को वो जब भी काबू में करना चाहती तो आजम का सरगोशी में फिर मिलते हैं शाम को याद आ जाता। आजम और उसके घर वाले आ गए थे। उसकी अम्मी की हंसी, बाप के चेहरे का सुकून बता देता था कि सुबह वाले वाक़ये का उन्हें कोई इल्म नहीं है। सुंदस को अपना राज छुपाए रखने वाले आजम पर मान महसूस हुआ। फिर वो खुद ही शर्मा गई। अभी कैसा रिश्ता और कौन सा मान। हम पहले इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं और बाद में उनसे मुतल्लिक सर्विसेज, केमिकल, गैस, फार्मा, आप किसी भी इंडस्ट्री का नाम ले लें, हम वहाँ पहले ही मौजूद होंगे। आजम ने सुंदस के अब्बू के बात के जवाब में कहा। यानी फील्ड की जॉब है, वो उसका पेशा समझना चाह रहे थे। इब्तिदा में फील्ड वर्क है, दुनिया के हर कोने में बगैर किसी झिझक के सफ़र करना पड़ता है। जब नई नौकरी थी तो लगता था सफ़र के दौरान घर को छोड़ने आता हूँ। अब तो बहुत हद तक ऑफिस वर्क हो गया। वो सब दोस्ताना अंदाज में चाय पी रहे थे। सुंदस की बड़ी बहन सबको चाय सर्व कर रही थी। आप चीनी कितनी लेंगे आलम? ओह सॉरी आजम, बाजी उसके नाम पर अटकी। आजम सुहेल, मेरा नाम मेरे दादा ने रखा था, आजम ने हंसकर कहा। सुंदस का हाथ डगमगाया और हाथ पकड़ा जूस कपड़ों पर छलक गया। सबने मुड़कर उसको देखा सिवाय आजम के। चीनी 1 चम्मच, आजम ने कहा और सबकी तवज्जो दोबारा अपनी तरफ मबजूल करवा के सुंदस को बचा लिया। वो उसका कुछ भी नहीं था, मगर उसकी मौजूदगी में अभी से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होने लगा था। याद रहे, मेरा नाम फैमिली फ्रंट वाले आजम पर नहीं है, बल्कि मेरे दादा का एक दिलेर बैचमेट होता था, उसके नाम पर रखा है। उसने चाय का कप पकड़ते हुए कहा और सब हंस पड़े, सुंदस भी। ये तो चेक हो गया कि वो सुंदस को हंसाना जानता है। अंगूठी के बीच में सिर्फ एक हीरा था, जो कि बहुत बड़ा नहीं था, मगर सोने के दबीज फ्रेम में जकड़ा हुआ वो बहुत बारूब लग रहा था। हीरे की परख का सबसे आसान तरीका भाप है। भाप जहां आम नगों को गुबार आलूद कर देती है, हीरे की सतह पर नहीं ठहरती और हीरे की चमक बरकरार रहती है। एक और तरीका जो आम है, उसमें हरारत पैदा करने वाले औजार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी नोक जब हीरे को छूती है तो उसमें पीप पीप की घंटियां बजने लगती हैं। नवीरा बगैर छुए फासले पर बैठी हीरा परख रही थी। हीरे की इस अंगूठी की चमक सुंदस की आंखों में देखी जा सकती थी। जब कॉलेज की सहेलियों को मंगनी का एल्बम दिखाते हुए वो तारीफें बटोर रही थी, तो उसकी दिल की धड़कन भी पीप पीप की घंटियों में तब्दील होकर उसकी अंगूठी की असलियत और अहमियत की गवाही दे रही थी। मंगनी के बाद वो जब कॉलेज आती थी, उसकी अंगूठी के गिर्द चमगट्टा लग जाता था।
پھر وہی سوال، کون ہے، کیا کرتا ہے، لو میرج یا ارینج، شادی کب ہے، گھر میں کون کون ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس دن بھی نویرا اور سندس لان میں بیٹھی تھی جب دوسرے ڈپارٹمنٹ کی چند لڑکیاں گزری۔ مبارک ہو، تمہاری منگنی ہوگی، ایک لڑکی نے چلا کر باقیوں کو بھی متوجہ کیا۔ کون ہے؟ لڑکی نے پہلا سوال داغا۔ سندس نوڈلز کا بڑا چمچہ منہ میں ڈالے بیٹھی تھی، وہ جواب دینے کے لیے جلدی جلدی چبانے لگی۔ نویرا ان روٹین کے سوالوں سے اب تک تنگ آ چکی تھی۔ سندس سے پہلے اس کا منہ کھل گیا۔ اس کے منہ سے صرف لفظ نہیں نکلے تھے، جلن کی چنگاریاں پھوٹی تھیں۔ لڑکا ہے، بایو میڈیکل انجینئر ہے، اکوپمنٹس کا کام کرتا ہے، 100% ارینج میرج ہے اور روز بروز لو میرج میں بدل رہی ہے۔ امتحانوں کے بعد شادی ہے، گھر میں ایک بڑا بھائی بھابھی اور ایک نند جو کہ سعودیہ میں رہتی ہے۔ سعودیہ والی نند منگنی پر نہیں آ سکی مگر انہوں نے برانڈ واچ بھیجی ہے۔ نویرا نے عموماً پوچھے جانے والے سارے سوالوں کا فر جواب دیا۔ سندس کپ کا نوالا نگل چکی تھی۔ پوچھنے والی لڑکیاں بدمزگی سے نویرا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سندس کے منہ سے ایک ایک کر کے جواب سننا چاہتی تھی، ساتھ سندس کی مسکراہٹ، اس کا شرمانا دیکھ کر خوش ہونا چاہتی تھی۔ نویرا نے سب کو کرا کر دیا۔ سب نویرا کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے اس کے اندر سے بجلی کے سپارک نکل رہے ہوں۔ ہاں، گھڑی بھیجی ہے، سندس نے معاملہ ٹیک اوور کیا۔ میں نے کہا اکلوتی نہیں مگر چھوٹی بھابھی ہوں، صرف گھڑی، ساتھ پرفیوم چاکلیٹ بھیج دیتی، اور کچھ نہیں تو آب زمزم میں بھیج دیتی، یہ کیا صرف گھڑی؟ سندس اپنے ازلی شوخ انداز سے گویا ہوئی تھی تو سب کی توجہ پھر اس کے سمت ہو گئی۔ سعودیہ میں پیمپرز بھی بنتے ہیں، وہ منگوا لیا کرنا منہ پھپھو سے، ایک لڑکی نے مذاق کیا۔ سندس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا۔ انگوٹھی اور گھڑی دونوں ہی موجود تھیں۔ سب دیکھنے لگے، باتیں کرنے لگے۔ نویرا کو اب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا مگر اسے شرمندگی ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے جسم پر کوئی گرم سوئیاں چبھا رہا ہو۔ آہت نے بینک کی نوکری بھی چھوڑ دی ہے، کہیں ٹکتا ہی نہیں ہے۔ نویرا نے آہ بھری۔ وہ عادتاً پیر گھسیٹ کر چل رہی تھی، دونوں کتابیں پکڑے کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ وہ کم از کم سندس کو ایک کلیئر کروانا چاہتی تھی کہ وہ جل نہیں رہی ہے، اس کے دل میں تو اپنی ادھوری خوشیوں کا ماتم ہے جو وقفے وقفے سے باہر آ جاتا ہے۔ تم سے رشتے میں تو اس نے بہت مستقل مزاجی دکھائی ہے، نوکری کے معاملے میں کیا ہو جاتا ہے اسے؟ سندس کو شرمندگی ہوئی۔ وہ نویرا کا دکھ سمجھے بغیر کئی دن سے اپنے رشتے کی نشریات میں مصروف تھی۔ رشتہ قائم رکھنے میں مستقل مزاجی تایا جی نے دکھائی ہے، آہت کا بس چلتا تو دو۔ نویرا سوچ میں پڑ گئی۔ دیکھو میں کزن بھی ہوں اور اس کی منگیتر بھی، پھر بھی اس کے رویے کی پیشن گوئی نہیں کر سکتی۔ نویرا نے دکھی مسکراہٹ سے سر جھٹکا۔ باقی راستہ دونوں نے خاموشی سے طے کیا۔ آہت نویرا سے 4 سال بڑا اس کا کزن تھا۔ جب تایا جی نے رشتے کی بات کی تھی تو دونوں ٹین ایجز میں تھے۔ وہ بے خبر باہر لان میں بیڈمنٹن کھیل رہے تھے۔ جب انہیں خبر ملی تو وہ کچھ حیران پریشان ہو گئے، مگر وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک لگنے لگا۔ ان دونوں نے رشتہ قبول کر لیا تھا۔ پھر بچپن گزر گیا، جوانی آئی تو منسوب شخص کے حوالے سے جذبات پھوٹنے کی ساتھ آ گئی، مگر ایسا ہوا ہی نہیں، وہ کزن ہی رہے۔ ملتے تو وہی چھیڑ چھاڑ، لڑائیاں، باتیں۔ یہ والی ایپیسوڈ یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ امید ہے آپ کو یہ والی ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ اگلی سننے کے لیے ایکسائٹیڈ بھی ہوں گے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔